हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों बाद आज मैं क्लास ले रही हूँ जिसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सॉल्व कराया जाएगा, जो कि सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी दें, यूपीपीसीएस दें या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस को दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, जिसमें आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि कानपुर घराना के संस्थापक कौन थे। तो कानपुर घराना के जो संस्थापक थे वो थे नियामत खां। कौन थे? नियामत खां। ठीक है। और याद रखिएगा कि जो कानपुर घराना है उसकी जो स्थापना है वो 18वीं शताब्दी में हुई थी। और याद रखिएगा कि जो नियामत खां थे वो मूल रूप से मुग़ल राजा मोहम्मद शाह रंगीला के संरक्षण में क्या थे? एक वीणा वादक थे। मतलब नियामत खां ये क्या थे? वीणा वादक थे। मैं लिख दे रही हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है आप भी कर लीजिए। वीणा वादक थे। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, जिसके एक साइड पर महाजनपद दिए हुए हैं और दूसरी साइड पे क्या दी हुई है? राजधानी दी हुई है। तो हमें पता है कि कुरु जनपद की जो राजधानी है वो हमारा इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, मतलब ए का 4। फिर हो जाएगा सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी है वो हमारा मथुरा है। फिर है कौशल। कौशल की राजधानी हमारा श्रावस्ती है। ठीक है। मल्ल। मल्ल की राजधानी पावा है। ठीक है। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुष्यभूति वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, इस राजवंश को वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है, पुष्यभूति वंश को। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पुष्यभूति वंश को किस नाम से जाना जाता है? वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है, जो कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उभरा था। ठीक है, पुष्यभूति वंश। फिर इस राजवंश की स्थापना राज्यवर्धन ने की थी। तो ये गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है राज्यवर्धन ने नहीं बल्कि प्रभाकर वर्धन ने की थी। किसने की थी? प्रभाकर वर्धन ने। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, आप भी नोट कर लीजिए। प्रभाकर वर्धन ने की थी पुष्यभूति वंश की स्थापना। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली ए होगा। ठीक है, सिर्फ ये सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या करना है। सुमेलित बोल रहा है नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है, जिसमें एक साइड पर पहले क्या दिया हुआ है? अभिलेख दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे हमारा क्या दिया हुआ है? शासक दिया हुआ है। याद रखिएगा, जो बिलसड़ अभिलेख है वो कुमारगुप्त प्रथम के ही काल में मिला था, और जो भीतरी अभिलेख है वो स्कंदगुप्त के काल में मिला था, और मथुरा अभिलेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। लेकिन जो मानकुंवर अभिलेख है, मानकुंवर अभिलेख, यह मिला था कुमारगुप्त प्रथम के काल में। किसके? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के काल में मिला था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये बिल्कुल सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंधारी और जमाबर इसमें से क्या है। तो कंधारी और जमाबर जो है ये कालीन के डिज़ाइन होते थे। ठीक है, मुगल के काल में ये क्या थे? कालीन के डिज़ाइन, जिससे बोलते थे कंधारी और जमाबर। फिर है मौर्य वंश का स्थान किसने लिया था। तो मौर्य वंश का स्थान शुंग वंश ने लिया था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल नहीं है? मध्य पाषाण स्थल। ठीक है, तो मध्य पाषाण स्थल जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोलडिहवा जो है वो मध्य पाषाण स्थल नहीं है। बाकी सराय नहर राय मध्य पाषाण स्थल है, लिखाहिया है, मुरहाना पहाड़ भी है, लेकिन कोलडिहवा क्या है? मध्य पाषाण स्थल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और वैसे मैं बता दूं कि जो कोलडिहवा है वो नवपाषाणिक स्थल है। क्या है? नवपाषाणिक। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि कोलडिहवा जो है वो नवपाषाणिक स्थल है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का अंतिम नवाब। ठीक है, तो अवध का जो अंतिम नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर सी, वाजिद अली शाह। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है पादशाह की उपाधि किसे दी गई थी। तो पादशाह की जो उपाधि है वो पादशाह की उपाधि किसे दी गई थी? तो बाबर को दी गई थी। मतलब बाबर की उपाधि क्या थी? पादशाह। और आपको बाबर का कार्यकाल याद होना चाहिए कि बाबर का जो कार्यकाल है वो है 1526 से लेकर 1530 तक। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बाबर हैं वो पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को उन्होंने क्या किया था?
पराजित किया था और बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स जो है ना एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है, पीतल नगरी। तो मुरादाबाद जो है उसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें से निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह के केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता के साथ क्या बोल रहा है, सुमेलित नहीं है। जिसमें एक साइड पे क्या दिया हुआ है, जहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ था उसके केंद्र, और दूसरे साइड पे उसके नेतृत्वकर्ता, और इसे क्या बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो कानपुर। कानपुर में हमारा नाना साहेब और तात्या टोपे थे। ठीक है। तो तात्या टोपे यहाँ कालपी दिया हुआ है, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है। क्योंकि तात्या टोपे हमारा कानपुर में भी थे और कालपी में भी थे, तो ये भी सही है। फैज़ाबाद जो है वो मौलवी अहमदुल्लाह थे, ये भी सही है। इलाहाबाद, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे, ये भी सही है। मथुरा, मथुरा में कौन थे, मथुरा में कदम सिंह नहीं थे, मथुरा में थे देवी सिंह। मथुरा में कौन थे, तो मथुरा में देवी सिंह थे। इस तरह का क्वेश्चन पीसीएस में आपको देखने के लिए मिलता है और इस बार भी मिलेगा। ठीक है। तो ये देवी सिंह आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक कौन थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा के जो संस्थापक थे वे थे हमारे, सबसे पहला तो सबसे पहले गौरी शंकर मिश्र थे, और इंद्र नारायण द्विवेदी थे, और मदन मोहन मालवीय थे। ये ऊपर के जो फर्स्ट थ्री है ये तीनों थे, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इंदुलाल याग्निक जो थे वो उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक में से नहीं थे। ठीक है। फिर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। शेरे बलिया के नाम से चित्तू पांडे को जाना जाता है, शेरे बलिया। फिर अगला क्वेश्चन है महोबा जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सबसे पहले तो देख लेते हैं फर्स्ट से ही कि यह प्रतिहार शैली में निर्मित ग्रेनाइट सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही हो जाएगा। फिर यह चंदेल राजाओं से जुड़ा हुआ होता है जिन्होंने 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड में क्या किया था, शासन किया था, तो ये भी हमारा सही है। फिर गांधी जी ने 19 अक्टूबर 1919 को महोबा शहर का दौरा किया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये हमारा रॉन्ग है। क्योंकि जो गांधी जी थे उन्होंने 21 नवंबर, ठीक है, 1929 को दौरा किया था महोबा शहर का। ठीक है। ये नवंबर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से सही नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही सुमेलित नहीं है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें डी बोल रहा है कि तरकुलहा मेला जो है वो फर्रुखाबाद में नहीं था। बाकी लोहंडी मेला मिर्ज़ापुर में लगता है, सोरो मेला कासगंज में लगता है, और देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। तो तरकुलहा मेला कहाँ लगता है, तो तरकुलहा मेला हमारा लगता है गोरखपुर में। कहाँ लगता है, गोरखपुर में। नोट डाउन कर लीजिए इसे, तरकुलहा मेला गोरखपुर में लगता है। एक बार मेरे साथ याद कर लीजिए, इसको रिपीट कीजिए। ठीक है। तकिए से टिक कर नहीं बैठना है। चलिए एकदम अच्छी तरह से फुल एक्टिव के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एक्टिव होकर देखिए। लोहंडी मेला मिर्ज़ापुर में लगता है, सोरो मेला कासगंज में लगता है, कंपिल मेला फर्रुखाबाद में लगता है, देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, ओझला मेला मिर्ज़ापुर में लगता है, तरकुलहा मेला गोरखपुर में लगता है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपने नोट डाउन भी किया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है पियत्रादुरा शब्द को परिभाषित करता है। पियत्रादुरा शब्द को, तो पियत्रादुरा शब्द जो है उससे मतलब होता है कि संगमरमर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी सजावटी तकनीक जिसमें विपरीत रंग के टुकड़ों को एक पैटर्न में व्यवस्थित करके चित्र निर्मित किया जाता है। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर एक साइड पे दिया हुआ है राइटर्स और दूसरे साइड पर दिए हुए हैं रचनाएं। ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन से राइटर्स से कौन से बुक लिखे हैं। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन से बुक लिखी है बताइए।
यस, बाणभट्ट ने बुक लिखी है हमारी कादम्बरी, इसलिए हमने बोलते हैं ना कादम्बरी का बाणभट्ट। फिर है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी बुक लिखी है? उन्होंने लिखी है फतवा-ए जहांगीरी। सॉरी, जियाउद्दीन बर्नी फतवा-ए जहांगीरी। फिर उसके बाद सॉरी, ये गलती से गलत मैच हो गया, एक मिनट। सबसे पहले बाणभट्ट का कादम्बरी मतलब ए का 2, जियाउद्दीन बर्नी का हमारा फतवा-ए जहांगीरी मतलब ए। फिर अमीर खुसरो का हमारा हो जाएगा खजाइन उल फुतूह, ठीक है। फिर अबुल फजल का आईने अकबरी। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। एक बार आप खुद से मैच कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़कर देखते हैं। देखिए, इसमें एक साइड पे ये शासक के नाम दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे जैसे रूमी दरवाज़ा, मोती मस्जिद, दिन पना, कि किसने क्या शुरू करवाया था। तो सबसे पहले आसफुद्दौला ने शुरू कराया था रूमी दरवाज़ा। शाहजहाँ के कार्यकाल में मोती मस्जिद, हुमायूं, दिन पनाह और कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब उल इस्लाम, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम आगे देखें तो जरदोजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जरदोजी क्या होता है। तो जरदोजी जो होता है उसे चांदी और स्वर्ण की कढ़ाई के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है लखनऊ की जरदोजी को वर्ष 2016 में क्या किया गया था कि भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसे 2013 में जीआई टैग जो है वो लखनऊ के जरदोजी को मिला था ना, लेकिन वर्ष चेंज है हमारा और जनरली वर्ष रॉन्ग ही देता है। ये 2013 है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये हमारा राइट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में फिर से बोल रहा है सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। अब आइए देखते हैं। जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले इलाहाबाद में इन्होंने किया था, तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जॉर्ज यूले ने इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था, सॉरी इलाहाबाद, ओके, हाँ, इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था ना, वहाँ पे जॉर्ज यूले क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ दिया हुआ है। और बाकी ये भी पढ़ लेंगे आप एक बार ताकि आपको याद हो जाए। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो उन्होंने 1882 में, सॉरी 1892 में इलाहाबाद में किया था। फिर उसके बाद सरोजनी नायडू ने किया था कानपुर में, हाँ। फिर उसके बाद जेबी कृपलानी ने मेरठ में, ओके, ठीक, ये भी हमारा करेक्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल परशुराम का खेड़ा के नाम से जाना जाता है। परशुराम का खेड़ा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर, परशुराम का खेड़ा, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा। परशुराम का खेड़ा के नाम से आलमगीरपुर को जाना जाता है। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो हमारा हुई थी 8 फरवरी 1962 को। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, मेरे साथ रिपीट कीजिए, बिल्कुल 8 फरवरी 1962 को। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग में बोल रहा है जिसमें एक साइड पे लेखक दिया हुआ है, दूसरे साइड पे उनकी पुस्तकें सुमेलित है। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने साकेत की नहीं की थी, बल्कि साकेत की रचना किसने की थी, मैथिली शरण गुप्त जी ने। और महादेवी वर्मा ने मधुशाला की रचना नहीं की थी। मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी का है, मैथिली शरण गुप्त का रश्मि नहीं है। रश्मि किसका है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, सारा मैं नहीं बताऊंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक संस्था जो है वो लखनऊ में स्थापित की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है। फिर हमारा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी हमारा लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सिंधी संस्थान भी हमारा
लखनऊ में। बेसिकली अगर हमें गेस्ट वर्क लगाना होगा एग्ज़ाम में, तो जितने भी लैंग्वेजेस वाला जो इंस्टीट्यूशन होगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लखनऊ को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ अगर हमें क्या होता है, अच्छे से अगर याद नहीं है तो, या फिर हम डाउट में हैं, उस सिचुएशन में ये करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी के रंगमंच के रूप में जाना जाता है, आधुनिक हिंदी रंगमंच के जनक के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। फिर गुलाबो सिताबो क्या है, तो गुलाबो सिताबो जो है वो हमारा एक दस्ताना कठपुतली शो है। ठीक है, ये ना 17वीं शताब्दी में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इस तरह से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा कि सिताबों का जो स्वभाव होता है वो उसमें सौम्य होता है, और गुलाबों का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। ठीक है, और ये बेसिकली ना उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मतलब जो लखनऊ है, लखनवी शो होता है, एक तरह से लखनऊ में खेला जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर आप देख सकते हैं लखनऊ घराना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मुर्शिद अली खान को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। फिर यह ख्याल ध्रुपद गायन शैलियों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि तेली समुदाय के लोग रात के समय में निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत गाते हैं, तो ये नवाज़ा गीत गाते हैं। ठीक है, बंजारा और नवाज़ा दो तरह के लोकगीत गाते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ नवाज़ा दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा बंजारा और नवाज़ा दो तरह के गीत कौन गाता है, तेलु समुदाय के लोग गाते हैं। फिर आगे मैच द कॉलम है, ये पूरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जितने संग्रहालय हैं उसके नाम दिए हुए हैं और कौन से ईयर में क्या किया गया था, उसके इस्टेब्लिशमेंट था, उसके बारे में दिया हुआ है। तो आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो राजकीय संग्रहालय मथुरा, ये 1874 में स्थापित किया गया था। फिर राजकीय संग्रहालय झांसी 1978 में। फिर राजकीय बुद्ध संग्रहालय गोरखपुर 1987 में। और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ 1997 में। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे शैडो वर्क के रूप में जाना जाता है। तो शैडो वर्क जो होता है उसके नाम से जाना जाता है चिकनकारी को। लखनऊ की चिकनकारी तो बहुत फेमस भी है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सी लड़कियां चिकनकारी कुर्ती पहनती हैं बहुत पसंद से। तो हमारी चॉइसेस क्या है, वो थोड़ा इंक्लाइंड है उसको, क्योंकि लखनवी चिकनकारी कुर्ती क्या होती है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और वो काफ़ी इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। इस तरह से जो शेडो वर्क है वो चिकनकारी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हुवेन सांग ने अपनी यात्रा वृतांत में किस शहर को पीलो शाह आन कहा है। पीलो शाह आन, पीलो शाह आन हमारा अतरंजी खेड़ा है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा या से नृत्य रूप बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र है उससे संबंधित है हमारा ऑप्शन नंबर ए सैरा। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है शैरा, ऑप्शन नंबर ए शैरा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा जो मयूर नृत्य होता है ये बेसिकली ब्रज के क्षेत्र में होता है, और जो जोगिनी नृत्य होता है ये अवध के क्षेत्र में होता है। किसके क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में। और जो रागिनी नृत्य होता है ये तो पश्चिम के साइड पर किया जाता है। ठीक है, जितना भी पश्चिमी क्षेत्र है। फिर हमारा निम्नलिखित में से किस उद्यान को मून लाइट गार्डन कहा जाता है। तो मून लाइट गार्डन जो होता है वो ऑप्शन ए मेहताब बाग को कहा जाता है। मून लाइट गार्डन मेहताब बाग। फिर इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की इमारत का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिचर्ड रॉस्केल बेने। फिर उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला या जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बुलंदशहर, शामली, बागपत और हापुड़ है, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, सॉरी विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो हम भी डाउट में आ जाते हैं कि क्या आंसर होगा। फिर है उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? तो 18वीं विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 48। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि मैच दो कॉलम में, जिसमें एक साइड पे उत्तर प्रदेश में प्रथम दिया हुआ है और व्यक्तित्व दिया हुआ है। तो आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री, तो ये थे हमारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत। फिर उत्तर प्रदेश की प्रथम उप मुख्यमंत्री, ये हमारा हो जाएंगे चौधरी नारायण सिंह। फिर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये हमारा सुचेता कृपलानी है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, ये हमारा सरोजनी नायडू है। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पहला जो राष्ट्रपति शासन है 25 फरवरी 1968 को लगाया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें विधानसभा की अधिकतम एवं न्यूनतम सीटें हैं? तो ये हमारा हो जाएगा प्रयागराज में अधिकतम सीटें, श्रावस्ती में न्यूनतम सीटें, मतलब ऑप्शन नंबर ए। फिर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सुमेलित नहीं है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ कि विधान परिषद के कुल सदस्य जो है वो हमारा 100 है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और लोकसभा सीटों की संख्या 80 सही है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और विधान सभा के कुल सदस्य 403 और विधान परिषद के कुल सदस्य 120 की जगह 100। फिर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अधिक बार अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो ये हमारा केशरी नाथ त्रिपाठी हैं। फिर उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कि राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, सही है। और चंद्रभाल स्वतंत्रता के बाद राज्य के पहले विधान परिषद के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा क्योंकि बोथ आर करेक्ट। फिर अगर देखें कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लास्ट ईयर के पेपर का मैं बता रही हूँ, CGPCS में ये क्वेश्चन सेम पूछा था कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो इस तरह का क्वेश्चन PCS के लिए क्या है, काफ़ी नॉर्मल है और बहुत ही रिपीटेड है, तो इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सर वॉल्टर मॉर्गन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों का प्रमुख कौन होता है? तो नगर पंचायतों का प्रमुख अध्यक्ष होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता का जो पद है वो वर्ष 1949 में बनाया गया था। और फिर दिया हुआ है कि डॉक्टर नारायण प्रसाद अस्थाना को उत्तर प्रदेश का प्रथम महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 1949 में बनाया गया था तो ये गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या था, महाधिवक्ता का जो पद है वो 1937 में निर्मित किया गया था, ठीक है। और 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसके तहत। तो इस तरह से हमारा ये जो रॉन्ग हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इतना याद रखिएगा कि आज़ादी से पूर्व ही उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता का पद क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। अगर आप ये याद रखेंगे तो सन जो भी हो, अगर वो आज़ादी से पूर्व है तो आप उसको सही करेंगे और अगर आज़ादी के बाद का है तो आप उसको रॉन्ग करेंगे, अगर आपको नहीं याद है एग्जैक्ट डेट तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश स्थित राजभवन का मूल नाम क्या है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राजभवन का मूल नाम है कोठी हयात बख्श। क्या है राजभवन का नाम? कोठी हयात बख्श। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999। फिर उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग का प्रमुख कौन होता है? श्रम विभाग का प्रमुख होता है प्रमुख सचिव। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में लोकवाणी नागरिक सेवा केंद्रों का एक अभिनव मॉडल लॉन्च किया गया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सीतापुर। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस पहल कौन कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ई परीक्षा भी है, निवेश मित्र भी है, आपूर्ति भी है, महिला सम्मान कोष भी है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है कि NGO दर्पण पोर्टल के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से
किसमें गैर सरकारी संगठनों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। और हाँ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।